हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और आज की क्लास में ना बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज रगा का मॉक टेस्ट जो है, आप लोग वेट करते रहते हो ना कि रगा का मॉक टेस्ट कब आएगा। तो मैंने बोला था ना कि अल्टरनेट करके मेरे को डेली दो दो वीडियो तीन तीन वीडियो डालने का टाइम उतना मेरे पास नहीं रह पाता है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ डेली। बिकॉज वीडियो अपलोड करने में टाइम नहीं लगता है, उसको क्वेश्चंस को सेट करना, टाइप करना, समझ रहे हो ना, उन सब में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो उतना टाइम एक वीडियो पे देने का मतलब 2 दिन, मतलब 2 वीडियोस के लिए कम से कम 5 घंटे, इतने टाइम्स निकालना मुश्किल है। बट मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। एक वीडियो तो ज़रूर मेरा आता है। और सुबह 6 बजे जो है, 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, वो आज नहीं आई थी। बिकॉज जो टीचर आपको देते हैं विकास सर करंट अफेयर की, उनको कुछ प्रॉब्लम था टेक्निकल, ठीक है। तो मैं इतना बता देता हूँ, फिजिकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल नहीं था। कल से आपको उम्मीद है कि वो भी वीडियो आएगी 7 बजे, जो करंट अफेयर की आती है। 6 बजे टाइम था, बस 7 बजे। और बात करते हैं आज की, ठीक है ना। तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा रगा का, ठीक है ना, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताओगे। शायद वो रीजनिंग का हो सकता है या फिर मैथ का, ठीक है ना। रीजनिंग का ही हो, आप देखो क्या होता है। उसकी आंसर जो है ना, आप लोग कमेंट करोगे। बाकी जो है और भी स्टूडेंट्स के कमेंट के ऊपर भी कमेंट करोगे। अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट ने उसका आंसर गलत किया है, तो भाई उसको भी जाओ छेड़ो कि आपने गलत किया है, आपने सही किया है, कैसे आया। जितना कमेंट करना है ना, इस आज की वीडियो में धमाल कर दो, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। पॉजिट्रॉन, अच्छा पॉजिट्रॉन का नाम सुना था क्या किसी ने पहले। हाँ, ये जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी कर्ण है। एंटी कर्ण का मतलब पहले क्या होता है ये बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, माइनस। मैं आपको डिटेल में जाता हूँ। तो पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी कर्ण है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा भाई, प्लस चार्ज रहेगा। तो बोलोगे कि इससे खोज से क्या मतलब है। कोई बात नहीं, इसकी खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने की थी, इतना याद रखना, ठीक है ना। मैंने नहीं की थी, एंडरसन भाई ने की थी। और एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, मेनली एक्स ग्रुप में पूछ दे, एक्स ग्रुप में तो नहीं, सॉरी एमआर में पूछ देता है, और वाई ग्रुप में पूछ देता है कि इस पे चार्ज कितना होता है पॉजिट्रॉन पे। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है इसके ऊपर भी चार्ज, ठीक है। इसको याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होगा ये भी। देखो बोल रहा है वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। इसमें भी मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने नहीं उड़ान भरा था पहले। तो जाहिर सी बात है कि जिसने आविष्कार किया होगा वही उड़ा होगा, ठीक है। राइट बंधु। अब ये मैं बोलूँ कि साइकिल का मान लो आविष्कार मैं करता, तो ऐसा थोड़ी कि आपको बुलाता कि भाई आप चलाओ कैसा लग रहा है, पहले तो मैं ही चला के चेक करता ना, ठीक है। अभी देखो ये तंसा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, ये भी हमारे भारत का ही है, जो कि महाराष्ट्र में है। डाउट है क्या आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तंसा अभयारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। हो सकता है कि फर्स्ट वन आपने नाम सुना होगा, कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा अभी। अभी देखो जीके थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका नाम क्या है। नाम तो खैर आपके लिखा हुआ रहता है, आप किस स्टेट से हो ये पता चले। कि स्टेट इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स, किस किस स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं, और आपके कितने मार्क्स आए पूरे 30 क्वेश्चन में से, ये कमेंट करके जरूर बताना। अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ लिया होगा आपने। जमैका की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है। बोलोगे जमैका होता क्या, मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी चिड़िया का नाम है। ये कंट्री है भाई, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पे है ये पूछ रहा है। इसकी राजधानी कहाँ पे है जमैका की, तो कौन सा बड़ा बात है, इसकी एक किंगस्टन। किंगस्टन आपने नाम सुना है क्या, नहीं सुना तो फिर सुन लो। यहाँ की मुद्रा कभी कभार पूछ दे तो डॉलर, एग्जाम से हम लोग परेशान है ना, एग्जाम में भी ऐसा ऐसी नाम पूछता है भाई। जमैका की राजधानी किंगस्टन, ठीक है। और क्या, मुद्रा डॉलर। अब पूछोगे सेंट जॉर्ज कहाँ की कैपिटल है, तो ये है हमारा ग्रेनाडा का, ठीक है ना, ग्रेनाडा का। ये कंट्री है ग्रेनाडा, वहाँ की कैपिटल है सेंट जॉर्ज, यहाँ भी डॉलर ही चलता है। नूक जो है हमारा ग्रीनलैंड की है, और वहाँ पे डॉलर नहीं क्रोन चलता है, वहाँ पे मुद्रा। नूक कहाँ की है भाई, ग्रीनलैंड, और वहाँ पे मुद्रा क्रोन चलता है। बस बसे तेरे, ठीक है ना, बसे तेरे घर में, सॉरी बसे तेरे, ये भी एक कहीं ना कहीं की राजधानी है। इसकी देश का नाम है नेविस, नेविस, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे मुद्रा भी डॉलर चलता है। मजा आया जान के। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुतुब मीनार के निर्माण, ओ हाँ, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने किया था। कुतुब मीनार नाम सुना होगा ना, जो कि दिल्ली में है। तो इसका निर्माण को कंप्लीट किसने किया था। कुछ लोग बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, बिकॉज इसका नाम जो है मिलता जुलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, उसका नींव रखा था, मतलब स्टार्ट किया था बनवाना, बट कंप्लीट इसको इल्तुतमिश ने किया था। किसने, इल्तुतमिश ने, नाम याद रखना। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि विजय रूपाणी जी हैं, गुजरात के जो है। बाकी पिनाराई विजन कहाँ के भाई, याद कर लो, अभी याद करना, ये केरल के हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन जाहिर सी बात है कि झारखंड के हैं, और नीतीश कुमार बिहार के हैं, ठीक है। विजय रूपाणी अभी तो क्वेश्चन में पढ़ा ना, गुजरात के हैं।
अभी देखो ये बोल रहा है, हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया। संयुक्त मतलब दोनों के एक ही, ठीक है ना, संयुक्त का मतलब ये हमारे कौन भाई, जावेद इकबाल वानी, नाम नहीं सुना होगा ना, मुझे पता है, जावेद इकबाल वानी, इन्हें कोई अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है, चलो याद रख लेना। अभी देखो हम लोग मैथ में इंटर कर चुके हैं, आपको पता है कि 6-7 क्वेश्चन जो है जीके के आते हैं और 6-7-8 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, बाकी सारे के सारे रीजनिंग रहते हैं, वर्बल नॉर्मल। तो अभी देखो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। अभी क्या बोल रहा है, एक पंसारी मतलब एक दुकानदार नकली तौल का प्रयोग करता है, जो बटखरे का यूज करता है ना, उसको नकली यूज करता है, जैसे 1 केजी 2 केजी, ठीक है। वो बोलता है कि चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। भैया देखो, जब मैं खरीद रहा हूँ ना किसी से, आपसे, कि आप मेरे को बेचने आए हो, कि मैं बेचने के लिए आपसे खरीद रहा हूँ, मान लो मैंने 100 केजी चावल खरीद लिया, ठीक है, उस टाइम भी मैं 10% अपने आपको मैंने धोखा दे दिया। मैं अपने कस्टमर को बेचूंगा, फिर 10% धोखा दूंगा, मतलब दोनों टाइम मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब बताना कि कंप्लीट प्रॉफिट कितनी होती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब 2 बार प्रॉफिट हो तो R1 + R1 अब इसको तो मैंने बहुत बार बताया। देखो तो क्या होगा भाई, 10 प्लस में 10, यहाँ पे प्लस 10 इंटू 10/100। अब देखो ये 0 0 कट गया, ये 10 + 10 = 20 + 1 = 21, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बहुत बार बताया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 21% का यहाँ पे प्रॉफिट उसको कंप्लीटली होता है, मतलब 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, हमने इजीली निकाल लिया भाई। अभी देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा है, देख के आ रहा है ना हार्ड टेक, टेंशन मत लो, मैं बहुत छोटे तरीके से बताऊंगा। एक्चुअली हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीकों से बना लेते हैं। बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और बताओ इकाई स्थान पे, जैसे मान लो 4302 है, सॉरी 4320 है, तो इकाई स्थान पे 0 है ना, वैसे इकाई स्थान पे बताना है कि इसको सॉल्व करने पे कौन सा नंबर आएगा। अब बोलोगे कि किसके पास टाइम है भाई, अब उम्र कहाँ है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जब भी बोलेगा ना इकाई स्थान पे, चुपचाप इकाई स्थान वाले को जोड़ दो, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, इकाई स्थान पे जो है ना उसको स्क्वायर करो। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, इसके इकाई स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो बात समझ में आया, तो 0 1, इसके बाद 2 का स्क्वायर, इसमें इकाई स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें क्या है भाई 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। अब इनको जोड़ो, 9 4 13 और 1 14, 14 में इकाई के स्थान पे क्या है 4, ठीक है ना। तो 4 जो हमारा फाइनली आंसर होगा यार। चलो ऑप्शन नंबर यही जो है राइट है, हमने कितना इजीली निकाल लिया। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके ढकेल के देखो पीछे और फिर से लिखो, और कॉपी पे लिखते जाना देख के, ठीक है ना। अब छोड़ना मत, बिकॉज ये सब तरीका आपको एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम कम से कम लगता है, ठीक है ना। अभी देखो ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी तथा सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं मिलजुल कर करें तो, और सी और ए मिल के करेंगे तो उसको 20 दिन में कर देंगे। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब मैंने टाइम एंड वर्क का इसको ट्रिक से बताया था, बट मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं निकालने वाला हूँ। ट्रिक इसलिए नहीं, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मेरा वो कोर्स कंप्लीट देखे नहीं है, जो कि प्लेलिस्ट में है, फिर भी वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट करते रहते हैं, जो कि ट्रिक नहीं समझ में आता है। इसलिए मैं डायरेक्ट बेसिक तरीके से बताऊंगा। ट्रिक देखना है इसकी तो जाके प्लेलिस्ट से देखो आप लोग, ठीक है। देखो ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, तो इसको लोग क्या लिखेंगे 1/12। क्यों लिखेंगे, मैंने ये चीज़ पूरी डिटेल में बताया प्लेलिस्ट में, ठीक है। ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में तो 1/12, बी प्लस सी कर रहा है कितने दिन में भाई 1/15, ठीक है। और सी प्लस ए क्या कर रहा है हमारे पास 1/20, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा ए डबल ए है ना, तो 2A 2B 2C, ठीक है। ऐसे ही जोड़ेंगे ना तो क्या होगा भाई 2 कॉमन ले लो, 2A + B + C = क्या था हमारा 1/12 प्लस में 1/15 प्लस में 1/20। अब ये क्या होता है 15 12 20 का स्क्वायर क्या होगा भाई, पता है कि नहीं आपको, 60 होता है ना, मेरे ख्याल से 60 ही होता है, ठीक है ना। तो 60, अब 12 को कितने बार में दोगे, 12 × 25 60, ठीक है, 4, ठीक है। अब ये करते जाओ ना, ये क्या हुआ 3, क्या हुआ 5 4 9 3 12, ठीक है ना। तो 1 में क्या आया 5, 12 × 25 60, और ये 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा भाई 1/10, A + B + C = A/10। ये इक्वेशन मेरे को करना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ। तो A + B + C मिलकर 10 दिन में काम कर लेते हैं, 1/10 का मतलब 10 दिन में काम करते हैं। तो पूछ रहा है A कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, B + C का वैल्यू क्या दे रखा है, B C मिलकर उसको 15 दिन में करते हैं, तो इसके जगह पे हम 1/15 रख देंगे, ठीक है। देखो A + 1/15 = 1/10।
अब ये 1/15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/10 माइनस 1 इक्वल टू 15। अब बताओ ये इसका एलसीएम लगता है मुझे कि 30 ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये 1/30, ठीक है ना, अब 3 में तो फाइनली ए जो हमारा 30 डेज में आएगा। अब लोग 1/30 कैसे, 3 में से 2 गया 1, ठीक है ना, तो ए जो है 1/30 मतलब 30 दिन के अंदर वो काम को करता है। हमने उल्टा किया था ना, तो उसको फिर से सीधा कर दो, ठीक है। तो फाइनली 10 नंबर का आंसर कौन सा हो गया भैया, सी नंबर। अब इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, और वो बता भी रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है, बिकॉज ये बताने वाली चीज़ नहीं थी। अब देखो ये क्या है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मार्क्ड, MARKED, मार्क मतलब जो कि मार्क्ड बोलते हैं ना आप लोग, जो मान लो कि मैंने 100 रुपये में खरीदा, उसको मैंने मार्क कर दिया कि मैं 200 में बेच रहा हूँ, भैया आप जाके देखो उस पर लिखा हुआ है 200, वही मार्क अंकित मूल्य कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% या फिर परसेंट अधिक निश्चित करता है। मतलब हमने 100 रुपये से खरीदा है और जितना मैंने खरीदा उससे 25% बढ़ा के इसको मार्क प्राइस कर रहा हूँ, अंकित मूल्य कर रहा हूँ, तो मतलब 125 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है ना। बोला मतलब कि 125 रुपये इसका फिक्स मैंने रेट कर दिया, ठीक है ना। बट अभी कंडीशन है, अगर आप नगद भुगतान कर देते हो ना उस टाइम, हैंड टू हैंड कर दो या फिर वहीं पे सामने पैसा दे दो, बाकी मत लगाओ, तो उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे भैया आपको। हमने ऑफर दिया कि 10% का छूट दे देंगे आपको, तो बताओ फिर भी उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। देखो हमने 100 रुपये खरीदा, 125 रुपये उसको मार्क प्राइस कर दिया, 10 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो कितना का बेचाएगा भाई, बताओ 10% कितना होता है आपको पता है इसका, निकाल लो, नहीं पता है तो ये क्या हुआ, 5 दूनी 10, 25, 5 दूनी 10, ये 12.5, तो उसका 10% कितना हुआ, 12.5, ठीक है ना। ये 12.5 रुपये उसको क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर देखो, इसको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, उसको 90% पे बेच रहा है, तो 125 का 90% पे बेच रहा है ना डिस्काउंट देके। इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए में बेच रहा है इसको। ये क्या होगा, 25, 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब इसको फाइनली आप लोग करोगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, 112.5, मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है ना। तो 112.5 आ रहा है आपका। तो अब देखो यहाँ उसको बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस 112 रुपये से 112.5 रुपये में, और उसने खरीदा था कितने में, 100 रुपये में। तो उसको यहाँ पे बेनिफिट कितना हुआ, 12.5 रुपये का। तो जितना इसको बेनिफिट हुआ वही प्रतिशत तो है 12.5, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 100 रुपये में खरीदा और 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 100 डायरेक्ट है नहीं, तो हम परसेंटेज में वही लिखते हैं। अभी देखो मेरे बताने के तरीका अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो माफ़ करना, मैं इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज आप अभी नए आए हो मेरे पास, नए टीचर के पास पढ़ने पर यही होता है, ठीक है ना। एक दो जाके चुपचाप क्लासेस कर लो, प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट बना रखी है, उसके बाद आपको मेरी तरीके समझाने में बहुत मज़ा आएगा। और क्या, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, वही बी जो है ना उसको 40 दिन में पूरा करता है। बहुत ही आलसी आदमी है, ठीक है। यदि वो दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन तक करे ना, तो उसके बाद बताओ कि उस कार्य का कितना भाग्य शेष रह जाएगा, कार्य नहीं कार्य, ठीक है। एक्चुअली नो जो है ना, मैंने बीच में बोला नो, वो हमारा लोकल भाषा है, ठीक है, वही बीच में आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ए 20 डेज में करता है, बी भाई 40 डेज में करता है, ठीक है। अब ये 5-5 दिन तक काम कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 5/20, 5/40, ठीक है ना। क्या होगा, ये 1/4, ये 1/8, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो कि ये 5-5 दिन तक करेंगे तो 1/4 डेज में करेंगे और ये 1/8 डेज करेंगे, ठीक है। सॉरी, इतना भाग काम का करेंगे, 1/4 भाग काम का कर देगा ए 5 दिन में, और ये 1/8 भाग कर देगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो कि टोटल काम कितना हुआ, और टोटल काम जितना हुआ उसको 1 में से माइनस करो। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो 5 दिन में ये कितना काम करेगा, ये 20 दिन में करता है ना, तो 20 देखो 1/4 भाग कर रहा है ए, ठीक है ना। टोटल काम कितना होता है, एक काम है, ठीक है ना। और लेकिन ये एक का 1/4 भाग एक कर दे रहा है, बी कितना कर दे रहा है, 5/40, मतलब 1/8 भाग कर दे रहा है। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1/4, ये 8, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व करो तो लगता है मेरे को 3/8 आ जाएगा, ठीक है ना। 3/8, तो ए प्लस बी दो जो मिल के काम कर रहे हैं ना, ये 3/8 भाग को काम को कर रहे हैं 5 दिन में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि कितना भाग को उन्होंने किया, बोल रहा है कितना भाग शेष रह गया है। तो क्या करोगे आप, एक काम था और 3/8 भाग हो गया, तो एक में से माइनस कर दो ना। मेरे पास 4 रोटियां थी, मैं 2 खा गया, तो मेरे पास कितना बचा, 2। कैसे पता चल गया, जितनी रोटी थी जितना मैंने खाया उसमें से माइनस कर दिया। सिंपली 8 में से 3 गया, 5/3, तो अभी 5/8,
5/8 मतलब 5/8 हमारा काम अभी बाकी रह गया है। फाइनली हमारा आंसर आ गया। बहुत टफ नहीं था, इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। 2008 में, 8 में बहुत पहले की बात है, 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान दिया था, टैक्स दिया था 31% लोगों ने, ठीक है। और कर नहीं देने वाले कर्मचारी जो थे 20,700 थे। तो बताओ कितने कर्मचारियों की तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी। टोटल कर्मचारी बताना, टोटल कितने स्टाफ थे। देखो 31% ने क्या किया भाई, कर दिया, 69% ने नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने दिया और इन्होंने नहीं दिया। तो बताओ ये 100% जो पूरे स्टाफ थे वो टोटल कितने थे। एक्चुअली यहाँ पे कहाँ से मेरे को, देखो ये तो 69% है नहीं, मैंने कहाँ से निकाला, दिमाग लगाओ। टोटल 100% होता है ना, तो उसमें से 31% ने दिया है, नहीं देने वाला तो माइनस करेंगे तो 69 ही आएगा ना। थोड़ा कैलकुलेशन सही है मेरा, तो 69 ही होगा। अब देखो 69% का वैल्यू क्या दे रखा है, 20,700। टोटल मान लो एक्स स्टाफ है तो उसका 69% नहीं देने वालों की संख्या क्या है, 20,700। इसको सॉल्व करो, बहुत मजे से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ये कट जाएगा 3 बार में 207, तो हमारा 300, और इसको ये जो 100 इस साइड जाएगा तो 300 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो टोटल मिला के 30,000 ऐसे लोग जो थे, जो कि टोटल थे 2008 में, ठीक है। टोटल स्टाफ 30,000 थे। बात समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, बहुत अच्छी बात है, 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। देखो यहाँ पे लोचा हो गया है क्या, इधर मीटर में दिया है, अभी देखो वो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, अभी इधर सेकंड में दिया है, ठीक है। मीटर सेकंड के तो चल रहा है भाई कंडीशन, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा कैसे दिया है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे ना, तब तो हमारा यूनिट सेम आएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि दूध और पानी मिला के बोलेंगे दूध ही है, तो भाई बेईमानी हुआ ना। बट हमें दूध में दूध मिलाओ तो बोलेंगे कि ओरिजिनल दूध है। तो वैसे ही मीटर सेकंड के साथ हम मीटर प्रति सेकंड का ही हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो देखो एक चीज़ करते हैं क्या, देखो ट्रेन जो है, ट्रेन मान लो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसका डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है। ट्रेन खुद का जितना लेंथ है ट्रेन का उतना, और वो प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है उतना। मैंने ट्रेन का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था, कोई ट्रेन जो है मान लो इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, ये अपनी दूरी तय करेगी और साथ में ये पूरी प्लेटफॉर्म की दूरी तय करेगी। बिकॉज ट्रेन कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, इसका इंजन यहाँ पे है और डब्बा यहाँ पे, तो ये डब्बा जब तक खत्म नहीं हो जाता है यहाँ से तब तक इसके डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो इसका मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म का लेंथ इक्वल टू ये डिस्टेंस हुआ ना, ठीक है टोटल। तो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम। तो ये तो डी का वैल्यू आया टी प्लस पी, मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो यहाँ पे क्या आया हमारा एस क्या है भाई, 45। तो देखो यहाँ पे टी प्लस पी इक्वल टू 45 क्या है, 45 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे टाइम भी कितना है, 30 सेकेंड। अब हमारा हिसाब किताब बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हमने ट्रेन का लेंथ तो लिखा ही नहीं, ट्रेन का लेंथ है 130 मीटर, तो टी की जगह पे 130 होना था, ठीक है। तो 130 प्लस में पी इक्वल टू हमारा है 45 इंटू 5/18 इंटू हमारा 30 सेकेंड, ये हमारा आ गया ना। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। देखो कैसे, ये हमारा हुआ 6 से कटाओ 18 को 3 बार में, और ये 5 बार में, ये जो है हमारा 15 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो क्या, देखो भाई 15 को 5 से क्या करो भाई, मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करो भाई, 15 को जो वैल्यू आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो इतना तो आप लोग नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना कर लोगे खुद से। मैं थोड़ा सा काम चोर हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी करके मैंने ऑलरेडी रखा है इसको। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 375 आ रहा है, ठीक है ना। तो 375, अब ये जो इधर जाएगा 130, तो हमारा क्या आएगा, माइनस होगा, तो 5 4 2 245 आया। तो टोटल मिला के 245 मीटर आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, मैं बार बार नहीं करता, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। थोड़ा सा आप लोग आलसी मत बनो। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी बता दिया है इसका। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी व्यापार में साझेदार है, मतलब पार्टनर है। उनकी पूंजी क्रमशः 5,000 6,000 4,000 रुपये में लगी हुई है, ठीक है ना। ए सक्रिय साझेदार है। सक्रिय साझेदार का मतलब मैं बता देता हूँ सबसे पहले, एक्टिव मेंबर। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे फेसबुक जब बन रहा था ना, तो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग चला रहे थे, मान ले वो चला रहे थे मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। बहुत बहुत कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो आके इसमें इन्वेस्ट करती है।
आप चलाओ, आपकी मेहनत है, उसमें हम पैसा लगाएंगे। एक्टिव मेंबर वो होता है जो उस काम को कर रहा होता है, ठीक है ना। और जो पैसा लगा रहे होते हैं वो क्या है, पैसिव मेंबर, मतलब वो सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, लेकिन किस तरीके से, एक्टिव मेंबर को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा काम करने के लिए। बात समझ में आया? मैं एक एग्जांपल दिया, फेसबुक को यहाँ पे कनेक्ट मत करना आप लोग। तो वैसे ही बोला जा रहा है आगे कि ए सक्रिय साझेदार था, मतलब वो ए उस काम को करते रह रहा था, बाकी बी सी जो अपना हट गए थे पैसे देके, ठीक है। अब अपना काम करो, बाद में हम प्रॉफिट बांटते रहेंगे। तो इसीलिए ए एक्टिव था ना, तो उसे कुल 30% वेतन के रूप में मिला। अब जो भी प्रॉफिट हुआ पहले 30% उसमें से निकाल दो, वो ए को दे दो, बाकी जो 70% मिलेगा उसमें से फिर से हम ए बी सी को बांटेंगे। कब? जैसे जैसे उन्होंने पैसा मिलाया है उसके अकॉर्डिंग। पहले तो 30% उसको वेतन मिला काम करने का, बाकी प्रॉफिट में उसने जितना जितना इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग तीनों में फिर से बटेगा। समझ में आ गया? तो बोलो शेष लाभ उन तीनों के पूंजी के अनुपात में बट जाता है, ठीक है ना। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी की रेशियो में बाद में प्रॉफिट बांटेंगे हम, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो बताओ ए को कितने धन मिलेंगे यदि साल के अंत में टोटल 3,000 रुपये क्या होते हैं भाई, होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको सबसे बेस्ट तरीका। टोटल कितना हुआ? 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पहले तो 30% इसका निकाल दो। 3,000 का 30% आपको पता है ना 900 होता है। मैं आपकी तसल्ली के लिए देखो यहाँ पे गुणा भाग कर देता हूँ, तो 900। तो 3,000 में 900 ऑलरेडी ए भाई ने ले लिया, ठीक है, अपना वेतन, उन्होंने काम किया था, वो एक्टिव मेंबर थे। तो बचा हमारे पास कितना? 2,100 रुपये, ठीक है। अब 2,100 में इन तीनों को बांटते हैं तो हमें ए को कितना मिलेगा? देखो ये 5,000, 6,000 और 4,000 का रेशियो जब निकालेंगे तो ये तीनों 0 0 कट जाएगा, तो 5/6/4 मिलेगा। तो ए का रेशियो क्या है? 5। तो 2,100 में 5/6। अब ये तीनों को जोड़ते हैं, आपको पता है ना रेशियो का ट्रिक। तो 6 4 10 5 15, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हुआ? 3 5 15 और सॉरी 5 3 15 और ये क्या है? 3 7 21। तो अब इधर से ए को और 700 रुपये मिलेंगे। ऑलरेडी 900 मिला था, अब इसमें से 900 प्लस में 700 इक्वल टू 1,600 रुपये। ए भाई ने मारा चौका, काफ़ी मेहनत किया। और देखो काम करने वाले को, जाहिर सी बात है, मेहनत करने वाले को कुछ एडिशनल बेनिफिट होती है। तो ए को यहाँ पे 1,600 रुपये मिले। आप भी मेहनत ज़्यादा करो, आपके भी मार्क्स एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। बात समझ में आया? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। यदि इनमें से हम लोग रीजनिंग में इंटर कर चुके हैं, रीजनिंग के कुछ सवाल मैं छोड़ूंगा आपके लिए, एक सवाल जो कि आप आंसर करोगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ना कि इसमें से इस इक्वेशन को बताओ कौन कौन सा साइन चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। आप मेहनत करो काफ़ी, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। हम अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई को हेर फेर कर दें तो हमारा वैल्यू मतलब आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। देखो जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ डिवाइड है, जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई। देखो 16 - 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 + 104, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हमें होगा? 16 - 12 12 × 10 है ना, तो ये 120 हो जाएगा मान लो। अब ये क्या हुआ हमारा? 104, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रही है। देन अब वो करना क्या है यहाँ पे? अब 120 माइनस में है और ये 104 जो है प्लस में है। आया समझ में? तो इनको माइनस करोगे तो 16 - 16 वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू 0 ही होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। आप भी जानते होगे 16 - 16 का वैल्यू 0। और फाइनली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ही आ गया। चलो आप लोग बोलते हो वीडियो छोटा बना, भाई वीडियो छोटा कैसे बन सकता है? इतना क्वेश्चंस करना है और डिटेल करना है तो भाई छोटा नहीं बनेगा ना, और थोड़ी बहुत बातें नहीं होंगी तो मज़ा कैसे आएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। एक लड़की की ओर इंगित करते हुए सीता ने कहा, वह मेरे नाना जी की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो सीता उस लड़की से कैसे संबंधित है? देखो कौन है भाई? लड़की ने, सीता ने बोला मेरे नाना जी, मतलब उसकी मम्मी की, उसके पापा की इकलौती बेटी, ठीक है ना। इसके मम्मी की पापा की इकलौती बेटी तो उसकी मम्मी ही हुई। और क्या बोल रही है कि उसकी इकलौती बेटी की इकलौती बेटी से रिलेशन, तो खुद सीता ही हुई ना। अब बोले कहाँ से हुई भाई? तो ये कौन? स्वयं, मतलब सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी, वो खुद हुई, दूसरी कोई नहीं। अपने बारे में बात करते हैं लोग, बहुत खराब बात है। अभी देखो एक शाम ए और बी, हाँ देखो शाम की बात है ना, तो एक चीज़ सुनो यहाँ पे, यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके ना बता दो कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ब्रेन जिसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको लगता है ना कि किसी कैंडिडेट्स ने गलत आंसर दिया है तो उनको भी रिप्लाई दो कि भैया आपने गलत दिया है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले रगा के सेट में आपको इसका आंसर बताऊंगा,
ठीक है, अभी देखो एक साम ए और बी एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो बी की छाया जो है ए के दाईं ओर बनती है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ लो, इसके लिए डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। 19 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न में से बताओ कि कौन सा जो है डिफरेंट है या फिर इसको फॉलो करता है। समझ रहे हो आपको, यहाँ पे जो वाट है ना, वाट की जगह पे क्या होगा, इस रूल को कौन फॉलो करता है। देखो क्या ये रूल क्या बोल रहा है, वीडियो को क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। ये रूल बोल कुछ भी नहीं रहा है। देखो ये 2:4:8 कैसे है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 3 का 2 गुना 6, और क्या, फिर तो लफड़ा हो गया भाई। फिर 3 में क्या करना है आपको, देखो इस बार क्या है ना, इसको दोगुना नहीं करना है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैंने ये देखा ही नहीं था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब इन दोनों का रिलेशन कुछ है। वैसे ही इसका इसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन निकालना है। जैसे इसका रिलेशन था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका वैल्यू आया दोगुना करके। इसका वैल्यू है 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 9, मतलब हिंदी भाषा में मैं बोल रहा था अपने बारे, मैं जैसे पढ़ा हूँ, ठीक है, पढ़ा हमने, मतलब ये 3 का टेबल है, ठीक है ना। वैसे ही बताना है कि आगे में कौन सा जो है कंप्लीट टेबल के फॉर्म में पहाड़ी के रूप में बढ़ रहा है आगे, ठीक है। 18 दूनी 36 तो होता है भाई, तो फिलहाल यहाँ पे 27 है, कैंसिल। अब 6 का 24 से क्या रिलेशन है, बहुत दूर का रिलेशन है। अब 5 दूनी 10, और एक बार यहाँ पे 15 होना चाहिए ना, ठीक है, तो 17 है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। हम लोग बोलते हैं ना 15 दूनी 30, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30, या फिर 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको जब बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग कैसे ये बनेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। चलो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था भाई, ये क्या हुआ, दोगुना तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या बात है। तो अभी जस्ट मैंने माइंड में क्या किया भाई, क्लिक किया कि अच्छा ऐसे है। अभी बोल रहा है ना, बताओ ये क्या है भाई, बहुत लंबा है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये जो वर्ड है इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। आप वीडियो को रोक के जरा मत्था लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक चीज़ एग्जाम में पढ़ना, प्रयोग करके न बनाया जा सकता है, इस न पे ध्यान देना, न, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि कौन सा न छोड़ देते हैं ना, तो एग्जाम में पढ़ लेते हैं कि करके बनाया जा सकता है और पहला ही हमें आंसर मिल जाता है। इसके जैसा 3 और पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस न या फिर नहीं पे ध्यान दिया करो आप लोग। इंटरडिपेंडेंट कौन सा नहीं बनेगा भाई, देखो इसमें ए कहीं भी नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ए आया है। ये कहाँ से आया, किसने इसको बुलाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अभी देखो 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 5 दोस्त हैं, ठीक है ना, 5 मित्र हैं, वो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। दक्षिण कैसे, नीचे, साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। एक चीज बताओ, जब भी साउथ की तरफ मुंह कर रहे हैं ना, तो राइट जब भी बोलेगा ना, तो अपने लेफ्ट साइड में राइट मानना और राइट साइड में लेफ्ट मानना, इतना याद रखना। बोल रहा है उनमें मोहन और बालू राजू के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब राजू कहाँ बैठा है, बालू कहाँ बैठा है, तो मोहन को हम कैसे बताएं जब हमको इसके बारे में पता ही नहीं है, कौन राइट में है लेफ्ट में है। छोड़ो, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। अब राजू भैया जो है ना, प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। अब देखो प्रवीण कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, प्रवीण भाई यहाँ पे इसके दाईं, मतलब राइट साइड में राजू है, तो जिधर हमारा लेफ्ट है अभी, उधर हम राइट मानेंगे, बिकॉज हमारा मुंह किधर है, साउथ में है, तो यहाँ पे राजू भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर है, लेकिन छोड़ो बाद में, ये पहले देखो मोहन जो है बालू और राजू के बीच में। अब राजू की तो इस साइड जगह है नहीं, क्यों भाई, बिकॉज ये ऑलरेडी प्रवीण के जस्ट राइट में बैठा हुआ है, तो अब इधर है ना जगह पे, तो यहाँ पे बालू भाई आएंगे और बीच में मोहन जी आएंगे, ठीक है। तो मोहन जी बैठ गए। अब बोल रहे ना इसी तरीके से अमित जो है बालू के जस्ट दाईं ओर, बालू भाई के राइट साइड में यही जगह बचा है ना, तो ये अमित भाई बैठ गए, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे दाईं ओर। अब दाईं ओर किधर से देखना है भाई, इस लाइन के अकॉर्डिंग, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने हाथ के अकॉर्डिंग नहीं। ये साउथ में है ना, तो साउथ में जब हम मूव करेंगे तो दाईं ओर कौन होगा, राइट में हमारा ए ही मिलेगा, अमित भी ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 22 क्या बोल रहा है, बोल रहा है बताओ इसमें से, हाँ, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है, आरोही क्रम। आरोही का मतलब समझ रहे हो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, तो बढ़ते हुए पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों भाई, बिकॉज आप लोग बोलोगे नहीं परमाणु होता है, परमाणु कैसे होता है भाई, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, अणु के अंदर परमाणु, अणु से छोटा परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भाई कहीं भी घुस जाते हैं, तो सबसे पहले 4 नंबर रखो, उसके बाद जाहिर सी बात है कि परमाणु, फिर अणु, ठीक है ना। उसके बाद कोई क्या होता है, पदार्थ।
तो 41 32 ऑप्शन नंबर किस में है भैया, डी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 23, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है, ठीक है, जाने दो उसको, कोई बात नहीं है, पश्चिम की ओर ना, वेस्ट में इधर 10 किलोमीटर गई है, ठीक है, घर किसी का भी हो जाने दो, 10 किलोमीटर गई है, तब बाएं मुड़कर लेफ्ट मुड़कर 20 किलोमीटर चली, उसके बाद वो पूर्व में मुड़ी, पूर्व की तरह इधर है 25 किलोमीटर चली, 25 कर दिया इसने, ठीक है, और अंत में वो फिर लेफ्ट साइड में मुड़कर, लेफ्ट इधर होगा उसका, 20 किलोमीटर ही चली, जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा बिल्कुल भी, 20 किलोमीटर चली, और मेरे घर से बताओ कि अब वो कितनी दूरी पे है, अब यहाँ पे है, इसका घर यहाँ पे था, और ये टोटल लाइन का जो है 25 है, तो ये भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 25 ही होगा ना, तो यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15 बचा, 25 में 10 गया, तो जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर की दूरी पर वो थी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 24, अब बोल रहा है ना कि इंग्लिश का जो डिक्शनरी के बारे में मैंने बताया था, शब्दकोश, ये मैंने रीजनिंग में पढ़ाया था आपको, पूरी इसकी टॉपिक ही कंप्लीट कराई थी लाइव क्लासेस में, कि बताओ ये जो चीज़ है इसको ना एक व्यवस्थित करो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, और उसके बाद उसको उलट दो, विपरीत क्रम बोल रहा है, ठीक है ना, तो बिल उल्टा पूछ रहा है तो पहले सीधा वाला निकाल लो, फिर हम बाद में उल्टा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो पहले सीधा निकालो फिर उल्टा निकालेंगे। अभी उल्टा सीधा करने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे भाई, तो पहले यहाँ पे देखो क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, पहले एम आता है आपको पता है, फिर यू है, फिर एल है, फिर टी है, सबके अंदर है मल्टी मल्टी मल्टी, तो मल्टी के बाद देखो क्या है, तो मल्टी के बाद क्या है, इसमें टी है, इसमें एन है, इसमें क्या है भाई, रुको मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, टी है मल्टी के बाद, इसमें एन है, यहाँ पे पी है, फिर यहाँ पे एन है, ठीक है ना, यहाँ पे एल है, तो इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, एल आता है सबसे पहले, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि 5 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ उसी तरीके से, पहले 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब इसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया इसलिए मैं लिख देता हूँ, बट ये पूछ रहा है इसका उल्टा विपरीत, तो इसको पलट दो ना, 1 3 4 2 5, मैंने ट्रिक बताया ना कैसे इसको छाटना है आपको, ठीक है, तो वैसे ही करके इसको पलट दो, आपका 134 और 25 ऑप्शन नंबर ए में आएगा। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा बिकॉज मैंने इसके ऊपर ना कम से कम 2-3 वीडियोस बनाई है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रेणी में बताओ ऐसे कितने विषम ऑड नंबर हैं जो किसी अन्य ऑड के तुरंत बाद आए। देखो ये नहीं छाटा है कि कितने ऑड नंबर आए हैं, ये नहीं, अब ये पूछ रहा है कितने ऐसे ऑड नंबर है कि उनके पहले भी ऑड है, मतलब ये 7 है उस समय, मतलब नहीं 7 के बाद 5 आया है ना, तो इसको हमें बताना है बिकॉज इसके पहले ऑड है ना, ये हमें नहीं, इससे मतलब है ऑड के बाद जो ऑड आया है उसको बताना है विषम को। तो ऐसे यहाँ पे खोजो कितने हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पे 3 है, कौन कौन है, तो देखो यहाँ पे 1 और 3, तो 1 ऑड है ऑलरेडी, इसके बाद जो 3 आया है, पहला तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है भाई, 1 5 7 में क्या है, 1 ऑलरेडी ऑड है, इसके बाद जस्ट 5 आया है, और 5 भी ऑड है, इसके बाद 7 आया, तो 7 3 5 7 3 5 7। अब इसके बाद आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, देखो 3 मिल गया आपको। अब यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे ऑड है, तो 1 के पहले इवन है 2, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑड है तो इसके पहले 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। हमने 25 तक तो देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, नॉन वर्बल, ठीक है, 4 नहीं 5 क्वेश्चन जल्दी से हम नॉन वर्बल के कहते हैं, बहुत ईजी है। अब देखो वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आने वाला हूँ। देखो 26 में क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, ये बोल रहा है ना। अच्छा सब में देखो ये जो है ईस्ट में है, ये जो है वेस्ट में है, मतलब इन सबका डायरेक्शन जो है ना अलग अलग दिशाओं में है, इनका थोबड़े का मतलब मुंह का, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ईस्ट वेस्ट समझ में आया, इसमें भी देखो ईस्ट में है, इसमें वेस्ट में है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है ना ABCD, इसमें क्या बोल रहा है ना, ये दोनों देखो ये भी वेस्ट में है और ऊपर वाला भी वेस्ट में है, हुआ ना सबसे अलग, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके अभी देखो क्वेश्चन नंबर 27 में, अब डायरेक्ट वीडियो को रोको और इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट इसमें भी सॉल्यूशन पे आने वाला हूँ। अब ये देखो सारे के सारे भाई जो है ना क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसे 12 1 2 3 है ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। देखो ये जो है इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, अभी देखो ये इधर जा रहा है, ये भी वापस इधर ही आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं क्या चुल मच रही थी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। तो ठीक है हटाओ इनको, ऑप्शन नंबर सी को हटाओ भाई, ये गलत है, मतलब इन सबसे डिफरेंट है ये, तो राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है हमारा, देखो यहाँ पे है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब वीडियो को रोक के जरा सॉल्व करना। देखो मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, ऊपर और नीचे ये सबके सब में देखो ना सेम फिगर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाले को फिर से यहाँ चुल मचा, तो इसने बोला कि नहीं हम
अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है ना, सेम नहीं रहेंगे। यहाँ पे देखो 4 साइड वाला आकृति है, नीचे सर्कल है। हुआ ना ऑप्शन नंबर डी सबसे डिफरेंट। चलो आप देखो 29 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारा, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है यहाँ पे भी। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट एक चीज़ डिफरेंट क्या है ऑप्शन नंबर डी में, सारे के सारे में देखो ये जो है ना कहीं मुड़ रहे हैं तिरछा, तो 90 डिग्री का मतलब क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। वो इसमें भी और इसमें भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बट ऑप्शन नंबर डी में जो देखो, ये पता नहीं किस दुनिया में जा रही है, एक लंदन जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है भाई, जाने दो जहाँ भी जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे डिफरेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या हमारा, और एक मज़ेदार बात तो मैंने बताया नहीं था, ये पीडीएफ मैं आपको डेली दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो अपलोड करने के 4-5-6 घंटे बाद, ठीक है ना, बिकॉज कुछ का वर्क रह जाता है आंसर की यहाँ पे डालने का, तो वो डाल उल के मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आंसर की मैंने लिखा है, इसके नीचे आंसर की डाल के आपको टेबल बना के दे दूंगा, ठीक है। अब देखो 30 का आंसर क्या होगा, 30 बहुत ईजी है। देखो ई में जो है ना हमारा आंसर होगा, क्यों भाई, ये दोनों देखो एक साइड में है, बाकी सब में डिफरेंट में, एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर, समझ में आ रहा है ना, एरो का जो मुंह है सबका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, बस इन दोनों का ही सेम डायरेक्शन में है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें से मैंने 29 क्वेश्चन के आंसर तो बताया, बट एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। तो चलो निगेटिव वेगेटिव काट के कमेंट करके बताओ आपने कितने मार्क्स लाए, और जल्दी से बताना, देर मत करना, अपना नाम, स्टेट और मार्क्स, ठीक है। चलो मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।